अगर किसी क्लास में जाकर बच्चों से पूछा जाए कि बड़े होकर तुम क्या बनोगे, तो ज्यादातर बच्चे यही कहेंगे कि डॉक्टर या इंजीनियर या शायद कोई गवर्नमेंट जॉब का भी कह दे। लेकिन आगे चलकर इन बच्चों के साथ क्या होने वाला है, ये इनको कोई नहीं बताता। कुछ अरसे के बाद हम एक बहुत बड़ी अनएम्प्लॉयबल यूथ पैदा कर रहे हैं। अब मैं जिनको भी कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, तो मुझे देख के ये कहते हैं कि आपने पढ़ लिख के क्या किया, जो आपने किया आप किस पोस्ट पे बैठे हो। स्कूल का केजी से लेके 10 तक मैं टॉपर रहा। तो वाले जो था वो कमाने वाला था, बाकी सारे खाने वाले थे। उसने फिर भी जो है ना मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे कुछ बनाना चाहता था वो, मगर उसका ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हो सका। सरकार की जो है ना राइट है कि वो जो है ना हमें नौकरी दे। पीएचडी रहती है, ठीक है, अगर मुझे एमफिल पे ही या एमएस पे ये कहते हैं ओवर क्वालिफाइड है, फिर मैं आगे क्या करूँगी बस, ठीक है। तो उसके बाद है कि सोच भी आती है और फिर लगता है कि ये क्या है, ये सिर्फ एक पेपर थे जो मैंने इतने साल स्ट्रगल की, वो क्या थी। स्टूडेंटों के लिए नई नई जॉब प्लेसमेंट लाएंगे, जॉब के लिए वैकेंसी लाए, तो कहाँ है वो वैकेंसी? बिल्कुल आती ही नहीं, और वैकेंसी आएगी तो उसमें भी पहले जो रिश्वत देते हैं उन लोगों को ही लेंगे। ये कहीं भी कोई इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई और ज्यादातर यही होता है कि रेफरेंस मांगते हैं। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, बल्कि इंडिया भी इसमें शामिल है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें एक ही सिस्टम दिया था जो आज भी है। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। बच्चा अभी छोटा ही होता है तो माँ बाप उसका स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसके स्कूल के साथ साथ उसकी एकेडमी की फीस भी जाने लगती है। और इसी तरह जब बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाता है तो ये खर्चा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि महंगे महंगे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने से हमारे बच्चे का फ्यूचर तो ब्राइट हो जाएगा, जबकि रियलिटी में आप ना चाहते हुए भी वक्त पर असाइनमेंट्स तैयार कर रहे होगे, डेली एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो कर रहे होगे, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए दिन भर पढ़ाई कर रहे होगे, और आफ्टर ग्रेजुएशन आप अपनी डिग्री लेकर एक अच्छी सी जॉब तलाश करोगे। गवर्नमेंट जॉब्स तो मुल्क में ना के बराबर हैं, तो आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाओगे जहां कंपटीशन और रिजेक्शन के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग तो एक्सपीरियंस मांगते हैं। फिर आपको रियलाइज होगा कि पास्ट में स्कूल्स और कॉलेजेस को इतनी फीस देने के बाद भी आपको वो चीज सिखाई ही नहीं गई जिसकी डिमांड है। लोग भी आपको ताने देंगे कि ये तो कोई काम करता ही नहीं, और घर वालों की तरफ से भी आप पर प्रेशर होगा कि कुछ भी करके घर में पैसे लेकर आओ। फिर आप कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढोगे 25 से 30 हजार वाली। हमारे यहाँ तो आज भी एक एवरेज फैक्ट्री वर्कर की तनख्वाह 30,000 से ज्यादा नहीं होती, जिसमें तो गैस, बिजली, पानी के बिल्स और घर का रेंट भी नहीं दिया जाता। ऐसे में आपको सिर्फ दो ही रास्ते नजर आएंगे, या लोन ले लो या क्या हुआ है, उन्होंने उससे पहले अपनी बुनियादी वजह भी खुदकुशी से पहले ये रखी कि मैं बेरोजगारी की वजह से जो है वो तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूँ। सुसाइड करना या चोरी करना या डकैती या स्मगलिंग करना टोटली हराम है। अब आपको ऐसा बनाने में कसूर आपके सिलेबस, टीचर्स या आपके खुद का नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है जहां आपको सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने पर फोकस करवाया जाता है, जिससे आपकी मेंटेलिटी भी ऐसी ही बन जाती है कि स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर किसी बड़े कॉलेज में जाना है, जहां से डिग्री लेकर अपने लिए जॉब ढूंढनी है। आप और मैं इसी सिस्टम में फंसे हैं, जिसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये हमें एक ओबीडियंट वर्कर बना सके। ये कोई फजूल बात नहीं है, यही रियलिटी है जो कि कुछ देर बाद आपको समझ आ जाएगी। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक रोड मैप भी देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप इस रैट रेस को एस्केप कर सकोगे और अपने फ्यूचर के लिए राइट कैरियर सिलेक्ट कर सकोगे। तो क्या तैयार हो आप असलियत जानने के लिए? कोई ना कोई एजुकेशन सिस्टम तो शुरू से ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन एजुकेशन को कभी भी कंपलसरी नहीं किया गया था। पुराने ज़माने में लोग ज़्यादातर अपने अपने खुद के छोटे मोटे बिजनेसेस करके पैसे कमाते थे। इस ज़माने में सिर्फ वही लोग एजुकेशन लेते थे जो खुद से तालीम हासिल करना चाहते थे। इन पर किसी का प्रेशर नहीं होता था। इसके अलावा शहजादों को या अमीर लोगों के बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी ताकि वो डिसिप्लिन्ड हो सके। ये सिस्टम इसी तरह चल रहा था। फिर 1806 में पर्शियंस और नेपोलियंस के दरमियान वार होती है, जिसमें पर्शियन आर्मी बुरी तरह से हारती है। इस वार में पर्शियंस का काफी नुकसान होता है, जिसके बाद पर्शियन लीडर्स इस बात को ऑब्जर्व करते हैं कि पर्शियन आर्मी के हारने की वजह डिसिप्लिन की कमी है। फिर पर्शियन लीडर्स अपना दिमाग लगाकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे पर्शियन आर्मी डिसिप्लिन हो सके और अपने हेड के ऑर्डर्स को भी माने। इस सिस्टम में ट्रेनिंग के लिए बड़े लोगों को तो नहीं डाला गया, क्योंकि
वो समझदार थे, इसलिए छोटे बच्चों को टारगेट किया गया, क्योंकि छोटे बच्चों में इतना दिमाग नहीं होता कि वो खुद से कोई फैसला ले सके। पर्शियंस के लिए ये सबसे अच्छी बात थी कि उनका ये बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम ठीक उसी तरह काम कर रहा था जैसा वो चाहते थे। 18th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आता है जिसमें मिनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही होती हैं, जिससे मार्केट में वर्कर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल के तो अपने अपने छोटे मोटे बिजनेसेस थे, तो वो क्यों ही किसी के वर्कर बने। फिर इस मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट्स पर्शियन एजुकेशन सिस्टम से इंस्पायर्ड अपने लोगों के लिए भी एक एजुकेशन सिस्टम बनाती हैं, जिसका मकसद फैक्ट्री ओनर्स और गवर्नमेंट के लिए एक डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल और ओबीडियंट वर्कफोर्स तैयार करना था। हिंदुस्तान में दो बड़ी कौमें आबाद थीं, मुस्लिम्स और हिंदूस। मुस्लिम स्टूडेंट्स मदारिस से एजुकेशन हासिल करते थे, जबकि हिंदूस के लिए गुरुकुल सिस्टम था। 18th तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पर काफ़ी कंट्रोल कर लेती है, जिसके बाद ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में एक नया एजुकेशन सिस्टम लाया जाए, जिसको सुनकर ही लोग काफ़ी खुश होते हैं कि हम अंग्रेज़ों की एजुकेशन हासिल करेंगे, अंग्रेज़ों की ज़बान बोलेंगे। लेकिन ये असल में एक ट्रैप था। इस सिस्टम को लाने से पहले काफ़ी सोचा जाता है कि ये नया एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, जिसके बारे में थॉमस बेबिंगटन मकाउले एक रिपोर्ट लिखता है, जिसे मकाउलेज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इस रिपोर्ट को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के तहत मंजूर कर लेता है। इस रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा था, वी मस्ट फॉर्म अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। जिसका मतलब ये है, एक ऐसा मिडिल क्लास तैयार करो जो ब्रिटिश और इंडियन के दरमियान ब्रिज का काम करे। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, ट्रेडिशनल गुरुकुल्स और मदारिस को ग्रेजुअली साइडलाइन कर दो, और वहाँ की आवाम के लिए एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाओ जिसमें रूट मेमोराइजेशन, एग्जाम्स और ग्रेडिंग सिस्टम और ब्रिटिश की मर्जी का फिक्स्ड करिकुलम हो। इस एजुकेशन सिस्टम का मकसद ही लोगों की क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को ख़त्म करके ओबीडियंस, क्लरिकल स्किल्स और इंग्लिश सिखाना था, ताकि वो एक अच्छे क्लर्क बन सकें। अब 1947 इंडिपेंडेंस के बाद आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर वही पुराना वाला है। आज भी इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाती है, आज भी दूसरों को डिग्री और मार्क्स से जज किया जाता है। स्किल्स और क्रिएटिविटी कोई मायने नहीं रखती। अगर आप इस करंट एजुकेशन सिस्टम को एक फैक्ट्री से कंपेयर करके देखो तो आपको बहुत कुछ सिमिलर नजर आएगा, जैसे स्कूल में बेल सिस्टम और फैक्ट्री के सायरन्स, स्कूल में असेंबली लाइन, फैक्ट्री में रो ऑफ डेस्क, स्कूल में फिक्स सब्जेक्ट्स और टाइम टेबल, और फैक्ट्री में रेपिटेटिव फैक्ट्री टास्क, स्कूल और फैक्ट्री में यूनिफॉर्म्स जो सबकी आइडेंटिटी को दबाकर सबको इक्वल कर देते हैं। इन शॉर्ट, जो सिस्टम हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, असल में वो एक ऐसा डिजाइन था जो सोल्जर्स और फैक्ट्री वर्कर्स बनाता था, थिंकर्स और लीडर्स नहीं। तो अब बात करते हैं उस रोड मैप की, जिसकी मदद से आप इस ट्रैप से निकलकर एक राइट पाथ सिलेक्ट कर सकोगे। अगर आपको याद हो तो इस डॉक्यूमेंट्री का स्टार्ट ही मैंने इस तरह किया था कि अगर छोटे बच्चों से जाकर पूछा जाए कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, तो ये बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का कहते हैं। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि वो बच्चे जो इतने कैपेबल नहीं होते कि खुद से कोई भी डिसीजन ले सकें, तो फिर ये इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह देते हैं कि हम डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। असल में ये फैसला इन बच्चों का नहीं होता, बल्कि इनके पेरेंट्स का होता है, जो कि बचपन में ही अपने बच्चे को ये कह देते हैं कि तुम बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना। जबकि इन फील्ड्स में जाना इन बच्चों की नहीं, बल्कि इनके पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, जो शायद खुद इन फील्ड्स में नहीं जा सके या किसी जानने वाले को देखकर अपना बच्चा भी उसी फील्ड में भेजना चाहते हैं। जब शुरू से बच्चे को ये कह दिया जाता है कि तुमने यही बनना है, तो बच्चा सारी जिंदगी वही बनने की कोशिश करने में लगा रहता है, जबकि वो बच्चा कभी खुद से ये सोचता ही नहीं कि उसका खुद किस चीज में इंटरेस्ट है। हो सकता है वो किसी ऐसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो जिसमें इन
किताबों की जरूरत ही ना हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको चाहिए कि आप पहले ये देखो कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है और क्यों है। जब आपको इसका आंसर मिल जाए तभी उस फील्ड में एंटर होना। फिर जो रास्ता आपने अपने लिए सिलेक्ट किया है उस पर खूब रिसर्च करो कि क्या उस काम की डिमांड है भी। अगर उस काम की डिमांड नहीं है तो अपने इंटरेस्ट को डिमांड से मैच करो और अपने काम में इतने ज्यादा माहिर हो जाओ कि लोग सिर्फ आप ही की सर्विसेज लेना चाहें। बिल्कुल इसी तरह जैसे लोग बाइक ठीक करवाने के लिए सबसे अच्छा मैकेनिक ढूंढते हैं, कपड़े सिलवाने के लिए सबसे अच्छा दर्जी ढूंढते हैं। अब ये लोग कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं होते, बस अपने काम में माहिर होते हैं। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और दूसरी फील्ड्स में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें से आपने भी एक बनना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो अब से स्टार्ट करो वो स्किल सीखना जो आपने सिलेक्ट की है। इंटरनेट की मदद से आप किसी भी स्किल को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। मैं खुद भी बहुत सी स्किल्स इंटरनेट से सीखकर उनसे फायदा उठा रहा हूँ। पढ़ाई करो लेकिन सिर्फ वो जो आपके फ्यूचर में काम आए, ना कि वो पढ़ाई करो जो पढ़ने के बाद भी आप जॉबलेस कहलवाओ। क्योंकि इस सिस्टम को अब मजीद वर्कर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पैसों की जरूरत है। उम्मीद है ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। तो ये देखने का शुक्रिया। और हाँ, ये चैनल बिल्कुल न्यू है, इस चैनल में इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट्री ज्यादा लोगों तक जाए। तो आप इसको शेयर कर दो ताकि बाकी लोग इस जॉब ट्रैप में ना फंसे और इस रैट रेस से बाहर आ जाएं। और अगर आपको इसमें कोई चीज मिसिंग लगी या कुछ ठीक नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका फीडबैक काफी मायने रखता है।